वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम टॉप 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सभी प्रश्न हमने मॉडल प्रैक्टिस पेपर से लिए हुए हैं। और आज हम इस वीडियो में केवल साइंस के प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और परीक्षा ऐप पर आपको तेज एजुकेशन के छात्रों को 50% की छूट मिलेगी अगर आप तेज 50 कूपन कोड लगाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु है जो कि चुंबकीय नहीं होती है। सबसे पहला विकल्प है लोहा धातु है या फिर निकेल धातु है, स्टेनलेस स्टील है या फिर स्टील है। तो आप हमेशा याद रखिएगा निम्न में से ऐसी धातु जो चुंबकीय नहीं होती है वो है भैया स्टेनलेस स्टील। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील कैसी चुंबकीय धातु नहीं होती है। प्रश्न है कि मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। जी हाँ, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। सबसे पहला विकल्प है 3 या फिर 2 या फिर एक भी नहीं या फिर केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो हमेशा याद रखें मंगल ग्रह में 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है या 23 मार्च को, 21 मार्च को या 30 मार्च को। आप हमेशा याद रखिएगा कि दिवसों से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आज पहला काम है, जिन लोगों से प्रश्न गलत हो कि भैया आज के दिन आप क्या करेंगे, दिवस पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि अभी हम और भी मॉडल प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, मॉडल प्रैक्टिस पेपर्स के प्रश्न लेकर आएंगे। तो ये प्रश्न आगे आपसे गलत ना हो, अगर इस पेपर में गलत हो भी जाए तो। ओके, तो हमेशा याद रखें विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को के विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है राजू गिर पड़ा है और डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसके घुटने पर कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है। इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है या फिर अस्थियों को जो आपस में जोड़ता है वह ऊतक क्षतिग्रस्त हुआ है या फिर उसकी हड्डी टूट गई है या फिर घुटने पर मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई उसके घुटने पर कंजरा जो क्षतिग्रस्त हुआ है, आपको बताना है कि कंजरा होता क्या है, आपको इतनी समझ है या नहीं। तो जिन लोगों को मैंने भैया पूरा साइंस जब टॉपिक वाइज आपको मैंने पढ़ाया था, टॉप साइंस के प्रश्न जब मैंने कराए तब भी ये प्रश्न आपको हम कवर करा चुके हैं। बस फ़र्क इतना था कि एक अलग रूप से हम प्रश्न को लेकर आए थे कि अस्थि से अस्थि को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, स्नायु, और स्नायु कहते हैं या फिर कंजरा। फिर हमने देखा कि मांसपेशी को अस्थि से जो जोड़ता है उसे स्नायु या कंजरा कहते हैं। तो भैया जो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है उस ऊतक को क्या कहते हैं, कंजरा कहते हैं। ओके, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया पुराने पेपर जिन लोगों ने नहीं पढ़े ना पूरे, तो पिछले वीडियो देख लेना। ओके, तभी आपका दिमाग का बल्ब जलेगा। प्रश्न है पेप्टिक व्रण किसके कारण होते हैं। सबसे पहला विकल्प है स्टेफाइलोकोकी या फिर सैल्मोनेला के या फिर लीशमेनिया के कारण या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण। तो याद रखिएगा काफ़ी कठिन प्रश्नों से भी पाला पड़ेगा आपका। 2-4 प्रश्न ऐसे आएंगे कि जो सिर के ऊपर से होकर गुजरेंगे, लेवल बहुत अच्छा वाला रहेगा। इसका सही जवाब है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। प्रश्न की उपकला कोशिकाएं जो कि चपटी होती हैं वह फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप से संकुलित होती हैं, ये कौन सी है। ये सल्की उपकला कोशिकाएं हैं या पच्छाभी उपकला कोशिकाएं हैं या स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं हैं या फिर घनाभ उपकला कोशिकाएं हैं। तो याद रखिएगा उपकला कोशिकाएं जो कि चपटी होती हैं और फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप से क्या है, संकुलित रहती हैं, ये हैं वही सल्की उपकला कोशिकाएं। ओके, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है तना की परिधि किसके कारण बढ़ती है। सबसे पहला विकल्प है कि तने की जो परिधि होती है वो पार्श्व विभज्या के कारण बढ़ती है या फिर अंतर्वेशी विभज्या के कारण बढ़ती है या फिर ऊर्ध्वाधर विभज्या के कारण बढ़ती है या फिर शीर्षस्थ विभज्या के कारण बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा तने की जो परिधि होती है भैया, तने की जो परिधि होती है यह बढ़ जाती है पार्श्व विभज्या के कारण। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न के निम्न में से कौन है जो बीज उत्पादित करता है। थैलोफाइटा बीज उत्पादित करता है या फिर जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा बीज उत्पादित करता है या फिर ब्रायोफाइटा बीज उत्पादित करता है। तो याद रखिएगा बीज उत्पादित करता है भैया जिम्नोस्पर्म। कौन, जिम्नोस्पर्म है जो बीज उत्पादित करता है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हमें
ये सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों तथा मृत जानवरों के हिस्सों का ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपघटक कहते हैं या शाकाहारी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं या फिर उत्पादक कहते हैं? तो आप हमेशा याद रखें, ये प्रश्न भी पूछा गया, आसान है भले ही, आप कक्षा 5वीं से इन प्रश्नों को पढ़ते आ रहे होंगे कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों को या फिर मृत जानवरों के हिस्सों को क्या है, ह्यूमस में चेंज कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं भैया। ठीक है, उनकी बॉडी को क्या है, अपघटित कर देते हैं ये। अगला प्रश्न है, खाद बना देते हैं। प्रश्न है कि सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है, ऐसा क्यों? जब आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं और हल्की सी ब्रेक लिए हुए हैं आप, ठीक है, ब्रेक दबाए हुए हैं हल्की सी या हाफ ब्रेक दबाए हुए हैं, तो साइकिल को चलाना मुश्किल क्यों हो जाता है? अरे भाई, आसान सा प्रश्न है, इसके लिए कौन सी आपको विशेष पढ़ाई की ज़रूरत है? कि भैया बेलन घर्षण जो है सर्पी घर्षण से कम होता है, बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसी कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणीय विकास। कहाँ पर भैया? टेस्ट ट्यूब में होता है। ठीक है, एक निश्चित अवस्था तक ये प्रक्रिया कहाँ पर? टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है कि माचिस की तीली का जलना, क्या माचिस की तीली का जलना जो रहता है यह किसका उदाहरण है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि माचिस की तीली का जलना किसका उदाहरण? तो आप हमेशा याद रखिएगा, माचिस की तीली का जलना उदाहरण है भैया शीघ्र दहन का। किसका? शीघ्र दहन का उदाहरण है माचिस की तीली का जलना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन किस पर जमा हो जाता है? हाइड्रोजन भैया न ही ऋणात्मक और न ही धनात्मक होता है, या फिर केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, या फिर या तो ऋणात्मक या धनात्मक, या फिर केवल धन इलेक्ट्रोड पर। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन जमा हो जाता है भैया कहाँ पर? इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर सदैव किसके द्वारा अध्यासित होता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में जो तृतीय पोषक स्तर रहता है, खाद्य श्रृंखला में जो तृतीय पोषक स्तर रहता है, यह हमेशा और हमेशा मांसाहारी के द्वारा क्या है? अध्यासित होता है। किसके द्वारा? मांसाहारी के द्वारा अध्यासित होता है खाद्य श्रृंखला का तीसरा पोषक स्तर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सबसे पहला विकल्प है कि जल, या फिर वायु, या फिर मृदा, या फिर बिजली। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इनमें से भैया एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वो कौन सा है? बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जल हो या मृदा हो या वायु, क्या ये सभी तो प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला प्रश्न है जो कि प्रकृति प्रदत्त हैं। ऐसी चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त रहती हैं मूल रूप में, वे क्या प्राकृतिक चीज़ें, प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह सौर मंडल के न्यूनतम सघन ग्रह में से एक है? तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा ग्रह जो सौर मंडल के न्यूनतम सघन ग्रह में से एक है, वह है कौन सा है भैया? बताएं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करें। विकल्प सी, भान। ओके, क्या? विकल्प सी, भान। क्लियर है या नहीं? बताएं। अरे भैया, इस भान या शनि, ठीक है, ये गलत लिखा है शनि। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भान कुछ भी नहीं होता भैया, शनि होता है। ठीक है, शनि लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किस अपरमाणविक कण को नाभिक के भीतर माना जाता था? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किसको भैया? प्रोटॉन को केवल नाभिक के भीतर माना जाता था। किसको? केवल और केवल प्रोटॉन को नाभिक के भीतर माना जाता था। अगला प्रश्न है, एक आवेशित गुब्बारा किसके कारण जो है दीवार से जुड़ जाता है? एक आवेशित गुब्बारा
किसके कारण दीवार से जुड़ जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, एक आवेशित जो गुब्बारा रहता है यह दीवार से जुड़ जाता है भैया किसके कारण? तो यह स्थिर वैद्युत बल के कारण जुड़ जाता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगर आप समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं तो आप स्वयं को दर्पण में कितनी दूरी पर देखेंगे? आप स्वयं दर्पण में कितनी दूरी पर दिखाई देंगे, बताएं। तो हमेशा याद रखें, अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं 1 मीटर की दूरी पर तो आप स्वयं को दर्पण में कितनी दूरी पर देख पाएंगे? बताओ बताओ जल्दी। तो इसका सही जवाब है कि आप भैया दर्पण में भी आप खुद को 1 मीटर की दूरी पर ही देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। ठीक है, यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव हो पाता है? एक बात हमेशा याद रखें कि जल में उपस्थित जो वायुमंडलीय गैस रहती है वह जलीय जानवर को जीवित रखने में सहायक होती है। अब ये बताओ कि जल में भैया वायुमंडलीय गैस कैसे शामिल रह सकती है, कैसे उपस्थित रह सकती है? ऐसा कौन सा कारण रहता है, कौन सा गुण रहता है वायुमंडलीय गैसों का कि वह जल में मिश्रित रहती है, जल में घुली हुई रहती है, शामिल रहती है? तो इसका सही जवाब भैया ये विसरण का गुण होता है गैसों का। ओके, प्रश्न है, मादा एनाफिलिज मच्छर एक रोगजनक का वाहक होता है जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो भैया एनाफिलिज मच्छर के द्वारा रोग होता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी कौन रहता है? मादा मच्छर रहता है, मादा एनाफिलिज मच्छर। ठीक है, किसके लिए? मलेरिया के लिए। प्रश्न है कि राइबोसोम क्या है? शानदार प्रश्न है, राइबोसोम क्या है? याद रखिएगा, राइबोसोम है भैया प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम भैया प्रोटीन की फैक्ट्री है। क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य, बुंदे, आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि किसके उदाहरण हैं? बताएं। तो याद रखें कि ये उदाहरण हैं भैया जी किसके? इसका सही जवाब है कि जल संचयन के उदाहरण है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है और ये तो आपकी शायद पुलिस में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करता है? तो मानव की आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में यात्रा करता है और इसका जो क्रम रहता है, यात्रा करने का वह क्रम रहता है, सबसे पहले तो मुख से भैया जाएगा ग्रसिका में, ग्रसिका से फिर जाएगा आमाशय में, आमाशय से फिर जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर जाएगा भैया कहाँ? बड़ी आंत में। ठीक है, ये क्रम रहता है भैया मानव की आहार नाल में किसका? भोजन का। ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? बताएं। एक तार का जो प्रतिरोध है मेरे भैया यह किस पर निर्भर करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक तार का जो प्रतिरोध होता है यह लंबाई, सामग्री तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ओके, विकल्प सी इसका सही आंसर है। ठीक है मेरे भैया, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एल्कोहल का आणविक सूत्र जो कि प्रोपेन से व्युत्पन्न किया जा सकता है कौन सा है? एल्कोहल का आणविक सूत्र जो प्रोपेन से व्युत्पन्न किया जा सकता है यह है भाई C3H7OH। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतर कोशिक स्थान नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिक स्थान नहीं होता है क्योंकि वे उनका सुरक्षात्मक कार्य होता है मेरे भैया। ओके, विकल्प सी इसका सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा सा, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आप हमेशा याद रखें कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो है अंड कोशिका या फिर एग सेल। ओके, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह अंड कोशिका या एग सेल होती है?
बताएं। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका या एग सेल ही होती है। क्लियर है? चलिएगा, तो इस क्लास में मात्र इतने ही प्रश्न। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।